स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित आपका कोई भी डाउट हम रहने नहीं देंगे, और उसी के साथ हम एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी को पूरा करने वाला है। सो आज है लेक्चर 7 और हम बात कर रहे हैं प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। इन पिछले 7-6 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन से लेके कई मुद्दों पर चर्चा की। इंट्रोडक्शन देखा, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखा, इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा, और आज बारी है किसकी? इकोनॉमिक प्लानिंग की। हमने कई सारे चेंजेस इस सेशन में किए हैं। जो नोट्स का एक डाउट आप लोगों को था उसको सॉल्यूशन करने के लिए अब हम पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो लोग कल्पाक्ष के इस पीडीएफ को चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते थे, या तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम। ये पीडीएफ आप लोगों तक जरूर पहुंच जाएगी। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और बात करते हैं प्लानिंग इन इंडिया की। लास्ट वाली क्लास में हमने बात किया कि किस तरह से 1930 का जो दशक आया उस दशक तक आते आते वर्ल्ड में ये जो नया इकोनॉमिक प्लानिंग का, आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट था, ये किस तरह से पॉपुलर होने लगा, और न्यूली डेवलप्ड इकोनॉमी जितनी भी आने लगी वो लोग अपने आप में विकास के लिए, ग्रोथ के लिए इस आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाने लगे। जब ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में पॉपुलर होने लगा तो भारत भी इससे अछूता नहीं था। कारण एक बड़ा था, क्योंकि भारत अपने 20वें या 20वीं शताब्दी जो 20th सेंचुरी आई उसका जो पहला क्वार्टर था उसमें एक देश के आइडिया से बड़ा इंस्पायर्ड था जिसका नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ, जहां पर बड़ा ही पॉपुलर तरीके से जो सोशलिज्म का आइडिया है वो फैल रहा था, समाजवाद की नीति फैल रही थी। जिस तरह से भारत ने गुलामी के अंदर पूंजीवादिता देखी थी, भारत के जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका देश इस पूंजीवादी के डंक को और आगे तक जाए, इसलिए वो समाजवाद की आइडियोलॉजी से बड़े इंस्पायर्ड हुए। और वही हमने देखा कि फिर वो एमएन रॉय जैसे कम्युनिस्ट नेता हो या फिर भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरी पीपल जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम एचआरए था उसे बदलकर एचएसआरए कर लिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर लिया। ये परिवर्तन जब हमने सामाजिक या फिर राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिला तो इसका प्रभाव इकोनॉमी में भी मिला। और जैसे ही यूएसएसआर में प्लानिंग या नेशनल प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, राष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक नियोजन को इंट्रोड्यूस किया गया, भारत में भी कई सारे स्कॉलर्स इस आइडिया को डिस्कस करने लगे। बात होने लगी कि अगर भारत आजाद होगा और भारत तीव्र विकास चाहेगा तो उस विकास को कैसे अचीव किया जा सकता है। जब ये बातें निकलने लगी तो आइडियाज डिस्कस होने लगे, और भारत में इसी क्वार्टर से, सेकेंड क्वार्टर से ही आर्थिक नियोजन के आइडियाज को एक पॉपुलैरिटी जो है वो पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई। और फिर हमने देखा कि भारत में प्लानिंग को लेकर एक बड़ा दौर हम प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग तक आ पहुंचे। पर सवाल आता है कि सबसे पहले भारत में ये जो टर्म प्लानिंग है या फिर प्लान्ड इकोनॉमी है, इसका डिस्कशन किसने किया था? कौन वो बंदा था जो भारत में प्लान्ड इकोनॉमी, एक आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट लेकर आए? तो इसका क्रेडिट जाता है मैसूर के दीवान पंडित विश्वेश्वरैया को, जिन्होंने 1934 में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसको लेकर 2-3 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एपीपीएससी 2-4 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। 1934 में उन्होंने किताब लिखी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई? पंडित विश्वेश्वरैया द्वारा। पंडित विश्वेश्वरैया द्वारा जो किताब लिखी गई उसमें उन्होंने बात की कि किस तरह से आने वाले 10 साल में हमें इंडियन इकोनॉमी को 10,000 करोड़ तक पहुंचाना है, साथ ही साथ किस तरह से नेशनल इकोनॉमी या नेशनल इनकम है उसको डबल करना, इंडस्ट्री पर फोकस करके भारत के ग्रोथ की रचना करने के लिए 10 वर्षीय योजना की बात सबसे पहले पंडित विश्वेश्वरैया द्वारा की गई। यही वो दशक था जब भारत में नेशनल मूवमेंट जो है वो अपने चरम पर था, और यही चीज हमको कहां पर देखने को मिली? 1934 में आए विश्वेश्वरैया प्लान के दौरान, जिसमें उन्होंने क्या बात की? जिन्होंने बोला कि आने वाले 10 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू भारत की अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को हमें क्या करना है? डबल करना है। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये इंजीनियर स्टैटिस्टिशियन के रूप में जाने जाते थे। जैसे ही आइडिया पॉपुलर होने लगा, इस पॉपुलर आइडिया को 1938 में कांग्रेस द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। 1938 वही साल था जिस साल एक रिवॉल्यूशनरी नेता सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
जब सुभाष चंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने देश में आर्थिक नियोजन की जो थ्रस्ट थी, जो प्यास थी, उसको समझा और उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम रखा राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इस प्लान को कई सारे लोग कांग्रेस प्लान भी कहते हैं। हम लोग ये नहीं मानते कि इस प्लान को कांग्रेस प्लान कहना चाहिए, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस जो इस नीति को लेकर आए थे, वो कांग्रेस के बेसिक फंडामेंटल के खिलाफ थे। इसी के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। तो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी वाला प्लान सुभाष चंद्र बोस के प्लान के नाम से जाना चाहिए, न कि कांग्रेस के प्लान से। ऑल्दो इस राजनीतिक कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा अलग रखते हैं, परंतु ये समझते हैं कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जो प्लानिंग का आइडिया पंडित विश्वेश्वरैया द्वारा डेवलप किया गया था, उसे बैक किया। 1938 में उन्होंने बात की कि भारत को राष्ट्रीय योजना समिति बनाई और इसकी अध्यक्षता उन्होंने किसे दी? जवाहरलाल नेहरू को। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की या किसके द्वारा गठन किया गया, तो कई बार लोग जवाहरलाल नेहरू का आंसर गठन में लगा देते हैं, परंतु गठन करने का क्रेडिट जाता है किसे? सुभाष चंद्र बोस को। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी एग्जामिनेशन को लेकर। अच्छा, इसमें फोकस दिया गया ओनरशिप इंडस्ट्रीज को लेकर, तथा इस कमेटी को ये काम दिया गया कि वो भारत के अलग अलग सेक्टर्स को एनालिसिस करे, उन्हें पढ़े और ये ढूंढ कर लेकर आए कि भारत में इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी जो है, उसमें किस तरह की थ्रस्ट अवेलेबल है प्लानिंग को लेकर। डिस्कशंस होने लगे, कमिटीज होने लगी, परंतु 1939 में जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद चीजें बदल गई। भारत का बड़ा लीडरशिप आपका जो है वो जेल में चला गया, उस कारण से इसमें कोई काम ज्यादा हो नहीं पाया। सुभाष चंद्र बोस ने भी 1939 में कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसका गठन कर लिया, परंतु हाँ, इस आइडिया को एक बैक जो है वो जरूर मिल गया। अब यही आइडिया 1940 में फिर से डिस्कस किया गया फिक्की के द्वारा। फिक्की नाम आज भी बड़ा पॉपुलर नाम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया के नाम से, इसे इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से फेमस है। इस फिक्की के एक चेयरपर्सन थे जिनका नाम था एन.आर. सरकार। एन.आर. सरकार ने 1940 में एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इंडिया अगर डेवलप होना चाहता है तो उसे प्लानिंग पर काम करना चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी पर काम करना चाहिए, और उसके लिए एक योजना या फिर एक प्लानिंग कमीशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन भारत में आवश्यक है। ये वो अर्ली ईयर था दोस्तों, जिस ईयर में भारत में योजना के बारे में बड़ा डिस्कशन हो रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अगर हम प्लान मैनर में आगे बढ़ेंगे तो भारत निश्चित ही एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा और जल्दी ही वो इन जो लक्ष्य है, तय लक्ष्य, उनको प्राप्त कर लेगा। शायद वो फेल हो गए इस बात को एनालिसिस करने में, और हम अभी लगभग पिछले 75 सालों में भी उन कई सारे लक्ष्यों को अचीव करने में फेल हो चुके। वो बात अलग है, उसे कभी बाद में हम लास्ट में एनालिसिस कर लेंगे कि क्या गलतियां, क्या खामियां हमने कर दी। परंतु हाँ, एक नोबल मोटिव जो उसका डिस्कशन इन प्लानिंग के दौरान होने लगा। योजनाओं की बात और आगे बढ़ी। जब 1940 का या 1940s का ये डिकेड जो है ये आया, फिर इस प्लान को आगे बढ़ाया गया और उसमें एक नाम आया बॉम्बे के टॉप इंडस्ट्रीज का, जिनमें शामिल थे JRD टाटा, GD बिरला जैसे लोग, जिन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा गया बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान। इसे पब्लिश किया गया 1944 में। इन्होंने बोला कि आने वाले समय में 10 साल या आने वाले 15 सालों में भारत को 10,000 करोड़ का एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसके साथ में इंटरवेंशन के साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए हमें देश को विकसित करना चाहिए। इसमें भी नेशनल इनकम को इंक्रीज, डबल करने की बात की गई और देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की बात की। परंतु सरकार ब्रिटिशर्स की थी, नीति उनकी चलती थी, हमारी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तो ये सारी बातें कि सारी प्लान, सारी योजनाएं सिर्फ कॉपियों में रह गए, सारी पेपर्स में रह गए, इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इसी दौरान एक और स्कॉलर जिनका नाम था S.N. अग्रवाल, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक आइडिया जो है वो प्रपोज किया डेवलपमेंट का, कि हमें डेवलपमेंट की नीति क्या अपनानी चाहिए, और वो नीति को कहा गया गांधीयन प्लान। गांधी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होके S.N. अग्रवाल ने, श्री नारायण अग्रवाल इनका नाम था, इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि भारत को फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर पे, विलेज इंडस्ट्री पे और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी पे। इन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से वास्ट देश है, जो गांव में बसता है, उसकी अर्थव्यवस्था गांवों से चलती है, अगर हम उन्हें डेवलप कर देंगे, इकोनॉमी अपने आप डेवलप हो जाएगी। ये आइडिया शायद नेहरू को मान लेना चाहिए था, नेहरू ने नहीं माना, परंतु एक आइडिया जो है वो कौन देके चले गए? गांधी जी देके चले गए, गांधीयन प्लान के थ्रू।
गांधीयन प्लान के बाद इसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड एक और प्लान आया जो एमएन रॉय लेकर आए, जिन्होंने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की बात सबसे पहले की, जिन्होंने 1945 में एक प्लान बनाया, पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कलेक्टिवलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री पे काम करना चाहिए। मतलब हमें एग्रीकल्चर को कलेक्टिवली कल्टीवेट करना चाहिए, साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उन्हें सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए। अगर सरकार उन प्राइवेट इंडस्ट्री को अपने अधीन ले लेगी तो हम वो सोशलिज्म का सिद्धांत चाहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, उसे अचीव कर लेंगे। और वही कहा था ना कि एवरीवन हैज इक्वल रोल या इक्वल शेयर इन द नेचुरल रिसोर्सेस, जो कहीं ना कहीं समाजवाद का मुद्दा था कि हर व्यक्ति का, सभी व्यक्तियों का जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर बराबर का अधिकार होना चाहिए। वही तो बात एमएन रॉय कर रहे थे और वो ही पीपल्स प्लान में कही गई। इस तरह से भारत में प्लानिंग का जो आइडिया है वो डेवलप होने लगा। 1945 से 1950 के समय एक और प्लान लोगों के सामने रखा गया जिसका नाम था सर्वोदय प्लान, जो 1950 में जनरली पूरा आया, जिसको प्रोपाउंड किया जयप्रकाश नारायण। ये गांधीयन आइडियोलॉजी से ही कहीं ना कहीं प्रेरित थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री पर फोकस करने की बात की। यह आत्मनिर्भरता तब से लेकर आज तक चल रही है। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को चिल्लाना पड़ता है मंच से कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हम अभी तक नहीं बन पा रहे। जी, क्यों? क्योंकि शायद हम उस लेवल पर सही से काम नहीं कर रहे, सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे। पर ये वो अर्ली एफर्ट्स थे गाइस, जिसमें ये कहा गया आजादी से पहले कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक प्लान्ड इकोनॉमी बनना चाहिए और हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्लानिंग, नियोजन ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके साथ देश में विकास हो या फिर ग्रोथ को इजीली, जल्दी अचीव किया जा सकता है। तैयारी आगे बढ़ी भारत। अच्छा, यहां तक का कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों कि नोट्स बनाते चलिए, इसका स्क्रीनशॉट, अगर आप पीडीएफ नहीं चाहते आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अपने नोट्स में डालते चलिए। इन्हें ईयर वाइज ही आप एक के बाद एक प्लान जो है उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, ऐसा इसमें कुछ नया नहीं था फैक्ट में, परंतु फिर मैं आपको बता दूं कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ फिर इकोनॉमी पर क्या किया जाने लगा, काम किया जाने लगा। 1948 की बात है। 1948 में प्रधानमंत्री, उस समय के जो भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फिर से जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है उस नेशनल प्लानिंग कमेटी को रिवाइव किया और उसे बोला कि देश में ग्रोथ के लिए वो क्या करे, रिकमेंडेशन दे। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने सारी चीजों को एनालाइज करके इनिशिएटिव दिया कि प्लानिंग जो है वो ओकेशनल अफेयर नहीं हो सकता, इससे आपको रेगुलर बनाना पड़ेगा। और जब आप देश को प्लानिंग के लिए ले जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं, तो आपको एक स्वतः ऐसी संस्था चाहिए जो डेडिकेटेडली इसके लिए काम कर पाए। 1948 की इस नेशनल प्लानिंग कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को दी और उसमें बात की कि भारत के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि हम क्या रखें, एक नेशनल प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट करें, हम एक राष्ट्रीय योजना आयोग जो है उसकी स्थापना करें। योजना आयोग के बनाने की बात की जाने लगी। इसे भारतीय संविधान या किसी कानून के तहत नहीं, परंतु एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल ने अपने निर्णय के साथ में मार्च में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी अपने एक रिजोल्यूशन के साथ में। प्लानिंग कमीशन जिसे काम दिया गया कि वो आने वाले समय में भारत के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाए, उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम करे, जिसकी अध्यक्षता दी गई प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, और पहले अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। कई बार हम जोक में ये बात कहते हैं कि 1948 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रिकमेंडेशन दी कि वो एक योजना आयोग की स्थापना करे, प्लानिंग कमीशन की स्थापना करे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की अनुशंसा को एक्सेप्ट करते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में या जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया। इन सब में सबदूर राहुल गांधी ही है, जवाहरलाल नेहरू ही है। जैसा हम राहुल गांधी के बारे में नहीं कहते, जब इलेक्शन हारा जाता था तो हम कहते थे कि राहुल गांधी जो है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अपनी हार की जवाबदारी लेंगे और अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और राहुल गांधी उस अध्यक्ष इस्तीफा लेने से क्या कर देंगे, इनकार तक कर देंगे और अंत तक अध्यक्ष कौन बना रहेगा, राहुल गांधी बने रहेंगे। ऐसे वर्तमान में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है, चेंज कर दिया है, खड़गे जी को ले आए हैं। लोग शायद कहते हैं कि वो भी एक पपेट है, वैसे ही जैसे शायद मनमोहन सिंह हुआ करते थे।
परंतु सबके अपने ओपिनियन है। उन्होंने एक दलित व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस दलित लोगों को आगे बढ़ाने पे भरोसा भी रखती है और उन्होंने एक दलित को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। बड़ी बात है, कांग्रेस दलितों का सोचती भी है। हाँ, वो भले है कि पिछले 50 सालों में उनके राज में दलित आगे नहीं बढ़ पाए, वो दलित ही रह के रह गए, इसके बारे में शायद हम चर्चा नहीं कर सकते। पर चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो अनुशंसा हुई गाइस, उसके आधार पर एक प्लानिंग कमीशन जो उसका गठन, प्लानिंग कमीशन हमारे बीच में आया। उसके बारे में अगर बेसिक चीजों के बारे में हम चर्चा कर ली जाए तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए। क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए कि योजना आयोग करेगा क्या। तो योजना आयोग के लिए कुल 6 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए गए जिन पर योजना आयोग को काम करना था, जिसमें पहला था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तीव्र आर्थिक ग्रोथ जो है वृद्धि, उसको अचीव करना। दूसरा था पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को खत्म करना। रोजगार के उन्मुक्त अवसर का सृजन करना। इकोनॉमिक आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना और आधुनिकीकरण पर फोकस करना। इन 6 ऑब्जेक्टिव के साथ में योजना आयोग हम लोगों के सामने आया। योजना आयोग बनने के बाद में उसने पंचवर्षीय योजना बनाने का जो है वो काम, अपना जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर बात करें भाई, तो प्लानिंग कमीशन की कहा गया कि इसे 15 मार्च 1950 को लागू किया गया। ये अपने आप में एग्जीक्यूटिव रिवॉल्यूशन पे बनी एक संस्था थी जो न तो संवैधानिक थी न ही वैधानिक थी। मतलब न तो संविधान में इसका प्रोविजन था न ही कानून इसके लिए बनाया गया। पर्पस सिंपल सा था, भारत में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन्हें देखना, उन्हें असेस करना और एक डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करना और अगले 5 साल तक उसे इंप्लीमेंटेशन करना। ठीक है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में इस योजना आयोग को हटाकर उसकी जगह एक नई संस्था नीति आयोग को लाया गया। एक नए कपड़े, जैसे मोदी जी पॉपुलर हैं नए कपड़ों पहनाने के लिए, तो एक नए कपड़े जो है वो किसे पहनाए गए, प्लानिंग कमीशन को पहनाए गए। जब योजना आयोग बनाया गया तो एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि योजना आयोग के तहत जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के अधिकारों का रोक लगाना चाहती, उस पर अपना कंट्रोल बनाना चाहती, क्योंकि डेवलपमेंट प्लानिंग ये सारा के सारा काम राज्यों का था, परंतु केंद्र योजना आयोग बनाकर राज्यों के काम में दखल दे रहा था। तो राज्यों को भी राय देने की काम पड़ जाए, ये जो फेडरलिज्म भारत का जो एक स्ट्रक्चर था, इसमें कोऑपरेशन आ पाए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ पाए, इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। बेसिकली ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बनी संस्था थी, गैर वैधानिक संस्था थी। सो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका गठन किया गया 6 अगस्त 1992 को। ठीक है, और काम इसका क्या था, तो इसका काम था कि जो योजना आयोग योजना बना रही है उन योजनाओं का एनालिसिस करना, उन्हें समझना, उनमें अपने फीडबैक स्टेट के आधार पर अपनी जो भी फीडबैक वो दे सकते हैं उन फीडबैक को अवेलेबल करवाना, वो फीडबैक देना और आगे जाके उसको एक अच्छा एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन करना। ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें मोबिलाइज करना और इसे स्ट्रेंथन करना। ये योजना आयोग, जैसे इसी तरह से आपका एनडीसी बनाया गया। हर प्लानिंग के बाद में एनडीसी की बैठक होती थी, उसमें प्लान को, योजना को, उनके जो भी चीजें उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है उससे डिस्कशन किया जाता है और उसके आधार पर ये बनी। इसका स्टेटस जो है वर्तमान में तो नीति आयोग बनने के बाद ये खत्म हो गया है, क्योंकि नीति आयोग में एनडीसी की जगह जो है वो गवर्निंग काउंसिल ने ले ली। परंतु इसके बारे में बात की जाए तो इसका चेयरपर्सन हुआ करते थे पदेन प्राइम मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट के सभी मिनिस्टर इसके सदस्य थे, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट भी इसके सदस्य, सभी राज्यों के मंत्री। अच्छा, जो आपका ल्यूटी या फिर यूनियन केंद्र शासित प्रदेश थे वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य थे और प्लानिंग कमीशन के सारे लोग भी इसके सदस्य बन के निकल के आए। ये सारे लोग मिलकर प्लानिंग को, भारत में योजनाओं को डिस्कस जो है वो करते थे। परंतु इसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे इनके फंक्शंस को लेकर, क्योंकि फंक्शंस तो कहने को तो बहुत सारे फंक्शंस बना दिए कि ये क्या करेंगे, मिलकर देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, जिन्हें हम लिस्ट करना चाहें तो इसे लिस्ट कर सकते हैं। पहला काम, ये प्लान्स को अप्रूव करेंगे, मतलब ये 5 ईयर प्लान्स को प्रिपेयर किए हैं योजना आयोग ने, उनमें मॉडिफिकेशंस बताएंगे और अपने इनपुट्स देंगे। कोऑर्डिनेट पॉलिसी में, मतलब ये इंश्योर करेंगे कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकोनॉमिक प्लान को सही से इंप्लीमेंट कर पाए। रिसोर्स अलोकेशन, मतलब ये वो मेजर्स लेंगे कि जितने भी रिसोर्स संसाधन चाहिए उनका सही से इंप्लीमेंट हो पाए, वो उपलब्ध हो पाए। प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो है आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे और जो इंप्लीमेंटेशन को पीरियडिकली रिव्यू करेंगे।
बातें तो जैसे हमारी हर योजना में अच्छी अच्छी लिखी जाती है, वैसी अच्छी अच्छी यहाँ भी लिखी गई, परंतु जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो बड़े इश्यूज आने लगे। और इश्यूज से पहले अगर इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाए तो बड़ा आवश्यक था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो केंद्र का दबाव जो है वो राज्यों पर होता। पर अंत में हुआ ये, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही थी, केंद्र सरकार के आधार पर प्लान बना रही थी। परंतु जब अपोजिशन पार्टी की सरकारें राज्य में आने लगी तो फिर दिखने लगा कि क्योंकि उनका रोल तो सिर्फ एडवाइजरी था, उनके द्वारा इनपुट कोई बाइंडिंग नहीं होते थे, तो वो सिर्फ एक रबर स्टाम्प बन के रह गए, सिर्फ बातें करने लगे, बड़ा लिमिटेड, किसी को 2 मिनट किसी को 5 मिनट का समय अपने राज्य की समस्या बताने के लिए मिलने लगा। यही एक कारण था ना कि बाद बाद में ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधान मुख्यमंत्री जो होते थे, ये मुख्यमंत्री एनडीसी का खुल के विरोध करने लगे, वो एनडीसी में जाने से बचने लगे। इन्होंने फ्रीक्वेंट मीटिंग्स नहीं होने लगी और बाद में जैसे ही नीति आयोग आया, ये एनडीसी का काम ही जो है वो खत्म हो गया। तो इसको लेके कई सारे सवाल जो है वो उठते हैं समय के साथ में, परंतु हाँ, एनडीसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी आपके प्लानिंग कमीशन आई। प्लानिंग कमीशन ने देश के लिए प्लान बनाने का काम शुरू किया। भारत का जो पहला प्लान है वो प्लान बना 1951 से लेकर 1956 तक के लिए। पहली योजना ये उस समय बनी जब भारत अभी अभी पार्टीशन होकर आया था। भारत ने एक विभाजन का दर्द झेला था, जब भारत में एक तरफ विभाजन में माइग्रेट या इमिग्रेट हुए लोगों का एक भीड़ था, से दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बड़ा हाई था, मुद्रास्फीति बड़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि प्रोडक्शन कम था, खाने की भूखमरी जो है महामारी जैसी स्थिति थी। भारत के सामने समस्या थी इनका समाधान करना और योजनागत तरीके से इससे निपटना। पहला एक योजना बनाया गया और उस समय कुछ स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों दिया गया मॉडल, हेरोड और डॉमर मॉडल को इसमें यूज किया गया। फोकस किया गया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मूलभूत आवश्यकताओं पर, जैसे कृषि हो गया, इरिगेशन हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब चीजों, और एग्रीकल्चर को बढ़ाने की कवायद जो है वो की गई। बाकड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वो इसी योजना आयोग, इसी पहले प्लान में लागू की। लगभग 4% की ग्रोथ टारगेट की गई और उससे ज्यादा ग्रोथ हमने अचीव करते हुए हमारा जो पहला प्लान था वो पहला प्लान एक सक्सेसफुल प्लान की तरफ बढ़ा। हमने एक ग्रैंड सक्सेस इसमें अचीव की। पहले प्लान की सफलता के बाद, मैं इसको थोड़ा रैपिडली कवर कर रहा हूं दोस्तों, पहले प्लान की सफलता के बाद एक मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन देश के अंदर आया। दूसरी योजना बनाई, कहा गया कि पहली योजना में, पहले 5 ईयर प्लान के इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी समस्या हमने जो झेली वो झेली आयात की, इंपोर्ट की। हमें सारी बड़ी इंडस्ट्री, हैवी जितना भी मशीनरी था उसका इंपोर्ट करना पड़ा, जिस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बड़ा बढ़ गया और कई मिन्नतें हमें बड़े बड़े देशों से करने लगी। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यार ये तो नहीं चल पाएगा, हमें इस इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन चाहिए। उस समय भारत के स्टैटिस्टिक्स के या फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स जिन्हें कहा जाता है, पीसी मार्नलोबिस, वो इसको आर्किटेक्ट है। उन्होंने मिलकर नेहरू के साथ मिलकर एक नया प्लान जो बनाया, जिसे नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, और कहा गया कि हम हेवी इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे, हम अब बड़े उद्योग लगाएंगे। तो जब दूसरी योजना 1956 से 61 के लिए बनाई गई तो अब की बार जो योजना का लक्ष्य रखा गया वो रखा गया कि हम भारी उद्योगों को बनाने में काम करेंगे, साथ में एग्रीकल्चर को सेकेंडरी लेंगे। अच्छा, इस समय सीपीआई आगे बढ़ रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। कांग्रेस उस पॉपुलैरिटी को रिड्यूस करना चाहती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो मेन मोटिव था वो था सामाजिक सोशलिज्म का। कांग्रेस ने उस मुद्दे को चुरा लिया और सेकेंड 5 ईयर प्लान में एक ऑब्जेक्टिव रखा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सामाजिक समाज की स्थापना करने का। निश्चित ये कांग्रेस का आइडिया नहीं था, परंतु ये राजनीतिक दृश्य में रखा गया और सीपीआई के बढ़ते बेस को कम करने के लिए इस आइडिया को अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में शामिल कर लिया। योजना लागू की गई। योजना को अंत तक जब देखा गया ग्रोथ टारगेट के कंपैरिजन में, तो हम आंशिक रूप से असफल हुए। मींस हम सफल योजना के रूप में इसे कंसीडर कर सकते हैं। हम एग्जैक्ट ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए, परंतु भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का वास्ट डेवलपमेंट हुआ। राउरकेला प्लांट हो, भेल हो, गेल हो जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनकी स्थापना की गई विदेशियों के सहयोग से। आखिरी में थोड़ा सा पैसे की किल्लत आ गई, जिस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाए, परंतु ये योजना जो है उसे सफल माना जा सकता है पूर्ण रूप से। अब 10 साल का हमारे पास एक सफल प्लानिंग का एक्सपीरियंस था और इस सफल प्लानिंग के एक्सपीरियंस के साथ हमें तीसरी योजना बनाई गई थी। तीसरी योजना वैसी थी कि हमारा जो प्लेन है वो रनवे पर खींच कर लाया जा चुका था, अब सिर्फ प्लेन को उड़ान भरना था।
अभी दूसरे देशों से हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो खत्म करनी थी, हमें आत्मनिर्भर बनना था। तो तीसरा जो प्लान बनाया गया 1961 से 66 के लिए, और टारगेट रखा गया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनने का। ठीक है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने का। आज भी हम आत्मनिर्भर ही बनना चाहते हैं ना, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट नेहरू जी के समय रखा गया 1961 में। ठीक है, जब ये टारगेट रखा गया, इस बीच में हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों पर फोकस किया। पर कहते हैं ना कि आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा जलन किसको होगी? आपके पड़ोसी को। वैसा भारत को भी फेस करना पड़ा। चाइना हमसे शायद थोड़ा सा जल रहा था, कारण कुछ और होंगे, हम इसको इकोनॉमी में इस सेंस में रख सकते। और चाइना के साथ 1962 में भारत को एक युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध में भारत की हार हुई, पर इस हार ने भारत की इकोनॉमिक जो बैलेंस था उसको पूर्ण रूप से बिगाड़ के रख दिया। जब ये हम आगे बढ़ ही रहे थे, रिकवर कर ही रहे थे, कि 1965 में फिर पाकिस्तान हमसे भिड़ गया। वो लगातार 2 युद्ध है इसमें हमको लड़ने पड़े। एक तरफ तो 2 युद्ध लड़े, और साथ में इंद्र भगवान जो है वो हमसे रूठ गए। हमारे यहाँ एक सूखा जो है वो पड़ गया, अकाल पड़ गया। रीजन रहा कि इन तीनों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी बिगड़ गई, और हम जितना खर्चा इस प्लानिंग में करना चाहते थे वो खर्चा प्लानिंग में कर नहीं पाए। इस कारण से भारत उस ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाया, और जो 3rd 5 ईयर प्लान था वो हमारा फेल हो गया। अब वो असफल हो गया। 2 बार बड़ा सफलता अचीव, पर ये असफलता बड़ी बुरी थी। ये असफलता में, योजना में तो असफलता दे ही गई, पर हमारी इकोनॉमी को इतना डिवास्ट कर गई कि हम आने वाले 3 साल तक योजना बनाने की स्थिति में ही नहीं रहे। तो हमने एक प्लान हॉलीडे रखा, एक अवकाश रखा 1966 से 1969 तक, और इस समय एनुअल प्लान बनाने पर काम की, रोटी दाल खाना पीना चलाने की कोशिश की। हाँ, परंतु इसमें बड़े बड़े इनिशिएटिव्स 1966 से 69 में हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करना शुरू किया। यही वो दौर था जिस समय हमने बात की ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति की। हरित क्रांति, और इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया, और हमने लोकल लेवल पर डेवलपमेंट को फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। ये वो दौर था जिस समय जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री आ चुके थे, और उनकी भी मृत्यु 66 में हो चुकी थी। अब लीडर थी इंदिरा गांधी, एक यंग लीडरशिप, जो एक आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है, जो एक नेतृत्व क्षमता के रूप में जानी जाती है। आज हम भले कितना भी क्रिटिसाइज कर ले कांग्रेस को, परंतु हाँ, कांग्रेस में एक प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी, जो एक स्ट्रॉन्ग विजन रखती थी। हाँ, परंतु अपने करप्शन के कारण वो गिर गई, और करप्शन के कारण नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लगाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हत्या के रूप में देखी जानी चाहिए। उनके डिसीजंस कुछ ऐसे रहे जिसने भारत का बड़ा नुकसान भी किया, परंतु हाँ, फायदा भी बड़ा माना जाता है इंदिरा गांधी के रूप में, एज अ आयरन लेडी के रूप में। सो इन पिछले 3 सालों में हमने बड़ा काम किया, और इन प्लान को लेकर हम चौथी योजना बनाने को गए, और हमने 4th प्लान बनाया 1969 से 1974 में। हमारा सपना अधूरा था सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का। अभी हमने उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे बढ़े, फिर योजना बनाने का काम किया, और अब की बार हमने मेन प्लान रखा स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, स्थिरता, वृद्धि और आत्मनिर्भरता। और इसके साथ हम आगे बढ़े, हमने योजना बनाई। परंतु कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट के ऊपर बैठे बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। हमारी स्थिति वैसी थी। हमने फिर योजना बनाई, फिर पाकिस्तान हमसे भिड़ गया। 1971 में फिर हमारे सर पर एक युद्ध आ गया, और इस युद्ध के कारण भारत की स्थिति बिगड़ी। 1971 में जिस युद्ध हुआ, भारत में बड़े लेवल पर इमिग्रेशन हुआ, बहुत सारे लोग भारत में आए अपने देश छोड़ छोड़ के, और इस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बड़ी हाई हो गई, बड़ी बढ़ गई। हमारा जो चौथा प्लान था वो रिजल्ट नहीं दे पाया इन युद्ध के कारण, जो रिजल्ट हम वांछनीय थे, जो रिजल्ट हम चाहते थे। इसके बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति वो बदली, भारत में इमरजेंसी का दौर आया, और इसी इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई जाने लगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी इमेज क्लियर करना चाहती थी, अपनी इमेज या अपनी जो प्रोफाइल उसे सुधारना चाहती थी। डीपी दर के आधार पर इस मॉडल में पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो कांग्रेस का सर्वाइवल एक मोड बना। गरीब हटाओ का नारा दिया गया। साथ ही इसी समय आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, और फिर ये दौर में फिर से राष्ट्रीयकरण जो है बैंकों का वो किया, जो 1980 में बाद में हुआ। तो फिर से लोगों में एक विश्वास जताने की कोशिश की कि हम आपके साथ में, ठीक है। साथ में गरीबी हटाओ के साथ आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, अभी जो हमारा अधूरा सपना था, उसे रखा गया। फोकस किया गया एग्रीकल्चर में, पावर में, सब कुछ किया गया, आगे बढ़ा गया। 77 में जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। अगली सरकार बनी जनता पार्टी की, लीडर थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के किस्से बड़े फेमस है। कहते हैं कि दोनों में बड़े ही मधुर संबंध थे।
दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। तो जैसे ही मोरारजी देसाई सत्ता में आए, उन्होंने कांग्रेस के प्लान को एक साल पहले ही बंद कर दिया। मतलब आपका ये जो 5th 5 ईयर प्लान जो 79 तक चलना था, ये 78 में ही खत्म कर दिया गया और अगले प्लान की तरफ आगे बढ़ गए 1978 में, जिसका नाम था 6th 5 ईयर प्लान। छठी योजना बनाई गई 1978 से लेकर 1983 तक के लिए। इस योजना में अलग अलग लक्ष्य रखे गए। अब की बार जो नेहरूवन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उसे हटाया गया। पहली बार बोला गया कि ये जो सिर्फ ऊपर ऊपर इंडस्ट्री में पैसा डालने से वास्तविक विकास नहीं होगा। हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज की इसके अंदर बात की गई, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट की बात की गई, योजना को मींस जो सेंटर था उससे हटाकर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पर डालने की बात की गई। मतलब ईमानदारी से जिस गांधी को कांग्रेस पूजती थी, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानती थी, उस आइडियोलॉजी को जनता पार्टी ने अपने योजना में इंक्लूड करते हुए 6th 5 ईयर प्लान बनाया। परंतु कहते हैं ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही इंतकाम देखना पड़ा किसको? आपकी जनता पार्टी की सरकार को। 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार गिरी तो फिर से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत के आई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी ने अपना बदला लेते हुए देसाई द्वारा बनाए गए प्लान को कॉल बैक कर लिया, रोल बैक कर लिया, फिर से घड़ी कर दिया, उस प्लान को खत्म ही कर दिया। इसलिए जो 2 सालों का प्लान रहा ना 78 से 80 तक का, इस प्लान को भारत में रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने देश के लिए एक नया प्लान, छठा प्लान बनाया। तो भारत में 2 बार 6th 5 ईयर प्लान बना, एक जनता पार्टी के समय 1978 में और दूसरा इंडियन कांग्रेस के समय 1980 में। 1980 से 85 के लिए 6th 5 ईयर प्लान बनाया गया। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी हटाओ, अभी भी मुद्दा था। ठीक है, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन मुद्दा था। कुछ चीजें जो जनता पार्टी की थी उसमें से साथ में रखा गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गया, आपका जिला स्तरीय विकास परिषद हो गया, उनको कुछ चीजों को हटा दिया गया। फिर से नेहरूवन मॉडल पर शिफ्ट होते हुए अपने टारगेट रखे गए। पहली बार भारत ने जो टारगेट रखा उससे आगे बढ़े। और इसी समय कोई इकोनॉमिस्ट था जिसने टाइम दिया हिंदू ग्रोथ रेट, जो एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है जिसको कभी किसी क्लास में हम आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। 1984 में जो सिख का दंगा वगैरह, इन सब चीजों के कारण इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद में भारत में एक नए प्रधानमंत्री की खोज हुई। जब पूरे भारत के करोड़ों की जनता में कोई कैपेबल कैंडिडेट नहीं मिला तो इंदिरा गांधी के बेटे जो पायलट बन चुके थे उन्हें वापस बुलाया गया और राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। एक पायलट बंदा जो आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन की सोच रखते थे। राजीव गांधी की लीडरशिप में भारत में फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो बनाई गई, जो 1985 से 90 तक रही। इसमें MRTP एक्ट को रिड्यूस किया और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं इन सबको इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाद में मैं आपको चीजों के साथ में समझाऊंगा, ये जबरन बल्कि हो जाएगा। 1985 से 890 के बीच में मॉडर्नाइजेशन पर काम किया गया। हम अच्छा किए, आगे बढ़े और ये प्लान एक सक्सेसफुल प्लान के रूप में कन्वर्ट हुआ और खत्म हुआ। इसमें कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया। यही वो दौर था जब बीजेपी ने कांग्रेस के कंप्यूटर क्रांति को बड़ा विरोध किया। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन डिजिटल इंडिया का दे सकते, खिताब दे सकते हैं, क्योंकि राजीव गांधी ने भारत में डिजिटलाइज जो है उस क्रांति की शुरुआत की थी। माने या ना माने पर यह सच्चाई है, भले बीजेपी वालों को थोड़ी बुरी लग जाए। तो राजीव गांधी की शुरुआत का विरोध बीजेपी ने बड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर आएंगे तो जॉब खा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चली थी उस 7th 5 ईयर प्लान के साथ। 1990s तक आते आते भारत की किस्मत ने फिर थोड़ा सा रगड़ा खेला और इस समय गल्फ वॉर जो है उसकी शुरुआत हो गई। आपके खाड़ी देशों के युद्ध की शुरुआत हो गई। खाड़ी देशों के युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में चला गया, भुगतान संतुलन के संकट में चला गया। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया। इस वैसी स्थिति भारत में हो गई जैसे अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में आपने देखी थी कि पाकिस्तान कटोरा लेके IMF के पास पहुंचा, वैसी स्थिति भारत ने थी। भारत में प्राइस राइज होने लगी और भारत के पास अपने आयात को फाइनेंस करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। इस कंडीशन में मैं IMF के पास गया। अच्छा, ये जो दौर था इतना बुरा हुआ कि भारत फिर 2 साल के लिए एक हॉलीडे पर चला गया, एक प्लान अवकाश पर चला गया और एनुअल प्लान पर शिफ्ट किया। 1990 से 92 तक इस दौरान भारत ने इकोनॉमिक सुधार क्योंकि IMF ने भारत पर दबाव डाला और उस समय मनमोहन सिंह की लीडरशिप में भारत में नई नीति बनाई गई, आर्थिक नीति बनाई गई।
भारत जो अभी तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी था उसे खोलने की बात की गई। भारत में बात की गई एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। हम 1991 में एक नीति लेकर आए जिस नीति का नाम रखा गया उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन नीति को लागू करने के बाद 1992 में दूसरी या फिर अगली प्लान जो है वो बनाए गए और इसका नाम था 8th 5-year प्लान। इसके एलपीजी लागू होने के बाद ये पहली योजना थी जो 1992 से 97 तक चली। इसमें ह्यूमन, मानव विकास और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया गया। भारत इकोनॉमी खुली, जम के इन्वेस्टमेंट आया और जम के ग्रोथ मिली। पहली बार भारत एक हायर ग्रोथ जो है उसको अचीव किया। भारत आगे बढ़ा, 7% जीडीपी ग्रोथ जो है हमने अचीव की, जो भारत के लिए एक सपने के बराबर होती थी। इस बीच में भारत एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में आ गया और भारत में अगली सरकार जो बनी वो तीसरे मोर्चे की सरकार बनी। इधर उधर से सब लोगों ने मिलकर एक सरकार बनाई। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीती थी इस साल, परंतु बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने गेम खेलते हुए तीसरे मोर्चे को समर्थन देकर एक सरकार बना दी। इसी समय जो गुजराल, देवगौड़ा जैसे लोग जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बने। इन लोगों ने एक नई योजना बनाने का इन्हें मौका मिला और इन्होंने प्लान बनाया 9th 5-year प्लान जो 97 से 2002 तक चला। इनका मानना था कि ये नेहरू मॉडल के खिलाफ थे। इनका कहना था कि ये ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ वगैरह ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े सिर्फ पैसा बढ़ाते हैं, ये वास्तविक स्थिति को नहीं बदलते। इन्होंने देश में सोशल, सामाजिक अधोसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का लक्ष्य जो है वो रखा और चीजें बदलने की शुरुआत की। तो लक्ष्य अब की बार बदले गए, टारगेट बदले गए और फोकस जो था वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, गरीबी हटाओ के ऊपर था और टारगेट इसमें रखे गए। पर 98 में हमने पोखरण आपका टेस्ट जो है वो क्योंकि 98 में सरकार बदल गई, बीजेपी सरकार आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जिस कारण पर भारत पर सैंक्शंस लगे। फिर हम कारगिल युद्ध में चले गए। कारगिल युद्ध के कारण भारत फिर एक गर्त में गया और वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया जो टारगेट हमने 9th 5 प्लान में रखे थे। 2002 तक आते बीजेपी को मौका मिला। ये पहली बार था जब बीजेपी अपना पहला प्लान बना रही थी, जिसका प्लान बनाया गया 10th 5-year प्लान जो 2002 से 2007 तक चला। ग्रोथ टारगेट 8% रखा गया, एक्चुअल 7.6% अचीव किया गया। फोकस जो था वो मेजरेबल टारगेट पे रखा गया। 18 ऐसे सोशल इंडिकेटर जैसे IMR, MMR, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, आपका एजुकेशन, लिटरेसी, ऐसे कई 18 टारगेट को चुना गया और जिन पर काम करने की अलग अलग चर्चा की गई। पहली बार जीडीपी को साइड में रखकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की कोशिश की गई। इसी दौर में आपका किसान जो क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो निकल कर आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के रिवॉल्यूशनरी स्कीम्स जो है वो निकल, भारत बदलने लगा। 2004 में सरकार बदली, मनमोहन सिंह की सरकार आई, 7 तक उन्होंने इसी योजना को चलाया और ये योजना अपने आप में आंशिक रूप से सफल रही और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो करके। 2007 में कांग्रेस ने 11th प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई। टारगेट रखा समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। कहा था कि हम हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन पर काम करेंगे। सब कुछ बढ़िया चला शुरुआती 1 आध साल तक, परंतु 2008-9 में ग्लोबल स्लोडाउन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई अमेरिका, जिस कारण से भारतीय ग्रोथ पर भी थोड़ा सा असर हुआ और हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए जो टारगेट हमें अचीव करना थे। और ये 2011-12 का वही दौर था जब कांग्रेस के घोटाले जो है वो सामने आने लगे। इसके बीच में इकोनॉमी पर भी थोड़ा प्रभाव जो है हमें देखने को मिला। परंतु 2012 में फिर हम 5 साल पूरे कर चुके थे और हमें 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो बनानी पड़ी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक बनी। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का टारगेट रखा गया। 7% की एवरेज ग्रोथ जो है वो रखी गई। सब कुछ किया गया, परंतु कांग्रेस की स्थिति अपने करप्शन के कारण बड़ी खराब हुई। उसने अपनी कब्र खोद ली। 2014 में जब चुनाव हुए, कांग्रेस चुनाव बुरी तरह से हार गई और एक नए प्रधानमंत्री भारत ने देखा, नरेंद्र मोदी के रूप। नरेंद्र मोदी शुरुआती दिनों से अपने चीफ मिनिस्टर के दौर में योजना आयोग की कार्यशैली से परेशान थे। 2014 के लाल किले से जब 15 अगस्त को पहुंचे तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस योजना आयोग को ही हटाना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हम इसकी जगह एक नया थिंक टैंक लाएंगे, नीति आयोग लेकर आएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक ऐसा नया संस्थान लाएंगे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नया एक संस्थान के साथ और 12वीं पंचवर्षीय योजना के टारगेट जो है वो लगभग उसके साथ चले गए, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस कभी अवेलेबल नहीं हो पाया।
इस तरह से आपके 12 पंचवर्षीय योजना बनाने का काम जो है वो आपके प्लानिंग कमीशन ने किया। नीति आयोग क्यों आया, क्या आवश्यकता थी, क्या सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल नीति आयोग से संबंधित है जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले कि क्या किस जगह से आपका प्लानिंग कमीशन फेल हो गया। परंतु प्लानिंग कमीशन ने सिर्फ 5 वर्षीय योजना या एनुअल प्लान नहीं बनाया, उन्होंने एक और प्लान बनाया जिसे कहा गया 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्रीय या प्रोग्राम जिसे नाम दिया गया, जिसे लॉन्च किया गया 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय। ऑब्जेक्टिव था डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। ठीक है, इसे समय समय पर 82, फिर 86, फिर 2006 में क्या किया गया, अपडेट किया गया। अभी भी कुछ मुद्दों पर यह काम कर रहा है। कोर ऑब्जेक्टिव इसका जो था वो था पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी हटाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वीकर सेक्शन को और अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग करना, वीक नहीं करना। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाना, रूरल हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन में काम करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, ऐसे करके कुल 20 मुद्दे जो है वो तय किए गए। 20 टॉपिक जिनको अगर मैं पढ़ दूं एक एक करके: attack on rural poverty, strategy for more jobs, rising productivity on land, implementation of land reforms, housing for landless, improve slums, increase rural electrification, clean drinking water, अभी तक मिला नहीं है, expand irrigation, promote cottage industry, improve education, step up health service, welfare for women and children, nutrition for weaker section, protection of environment, consumer protection, removal of social justice, promotion of national integration, curb on economic concentration and simplification of administrative system। ये लक्ष्य 20 ईयर प्रोग्राम में रखे गए। कितने पूरे हुए मेरे से ज्यादा आप बता सकते हैं। सो इस तरह से योजना आयोग का जो कार्यकाल रहा वो रहा, जिनमें 12 पंचवर्षीय योजना, एक आपका 20 सूत्रीय जो प्रोग्राम जो है वो बनाया गया, 5 एनुअल प्लान जो है उनका गठन किया गया। परंतु भारत अभी भी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया जिन ऑब्जेक्टिव के लिए योजना आयोग का गठन किया, और यही सबसे बड़ा फेलियर था कि जिन काम के लिए योजना आयोग को बनाया गया वो उसी में असफल हो गया, और इसी कारण से योजना आयोग को हटाकर फिर नीति आयोग बनाया गया। परंतु क्या अपने 11 साल, लगभग 10 साल का समय हो चुका है, नीति आयोग वो काम करने में सफल हो पाया जो काम के लिए नीति आयोग को बनाया गया था? उसका एनालिसिस भी हम आगे जाके करने वाले। सो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके ओपिनियन से हमें मोटिवेशन मिलना है। अगर लेक्चर पसंद आया वो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। करंट अफेयर कल्पाक्ष चला रहा है, उन्हें फॉलो कीजिए। सीसेट की क्लासेस कल्पाक्ष पर लगातार लग रही है, उन्हें फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।